नमस्कार, वन पेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए धर्मवीर भारती का लिखा प्रसिद्ध लेख गुनाहों का देवता, एपिसोड 17। अच्छा, अब मांझी नीचे बुला रही हैं, चलती हूँ। देखो, अपने किसी खत में इन सब बातों का जिक्र मत करना और इसे फाड़कर फेंक देना। तुम्हारी अभागिन सुधी। चंदर को खत मिला तो एक बार जैसे उसकी मूर्छा टूट गई। उसने खत लिया और बिन्ती को बुलाया। बिन्ती हाथ में साग और डलिया लिए आई और पास बैठ गई। चंदर ने वह खत बिन्ती को दे दिया। बिन्ती ने पढ़ा और चंदर को वापस दे दिया और चुपचाप तरकारी काटने लगी। वह उठा और चुपचाप अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद बिन्ती चाय लेकर आई और चाय रखकर बोली, आप दीदी को कब खत लिख रही हैं? मैं नहीं लिखूंगा, चंदर बोला। क्यों? क्या लिखूं बिन्ती, कुछ समझ में नहीं आता, कुछ झल्लाकर चंदर ने कहा। बिन्ती चुपचाप बैठ गई। थोड़ी देर बाद चंदर बड़े मुलायम स्वर में बोला, बिन्ती, एक दिन तुमने कहा था कि मैं देवता हूँ, तुम्हें मुझ पर गर्व है। आज भी तुम्हें मुझ पर गर्व है। पहले से ज्यादा, बिन्ती बोली। अच्छा, ताज्जुब है, चंदर बोला। अगर तुम जानती कि आजकल कभी कभी मैं क्या सोचता हूं तो तुम्हें ताज्जुब होता। तुम जानती तो सुधा के इस खत से मुझे जरा सा भी दुख नहीं हुआ, सिर्फ झल्लाहट ही हुई है। मैं सोच रहा था कि क्यों सुधा इतना स्वांग भरती है दुख और अंतर्द्वंद्व का। किस लड़की को यह सब पसंद नहीं? किस लड़की के प्यार में शरीर का अंश नहीं होता? लाख प्रतिभाशालिनी लड़कियां हों, लेकिन अगर वे किसी को प्यार करेंगी तो उसे अपनी प्रतिभा नहीं देंगी, अपना शरीर ही देंगी, और यदि वह अस्वीकार कर लिया जाए तो शायद प्रतिहिंसा से तड़प भी उठेंगी। अब तो मुझे ऐसा लगने लगा कि सेक्स ही प्यार है, प्यार का मुख्य अंश है, बाकी सभी कुछ उसकी तैयारी है। उसके लिए एक समुचित वातावरण और विश्वास का निर्माण करना है। जाने क्यों मुझे इस सब से बहुत नफरत होती जाती है। अभी तक मैं सेक्स और प्यार को दो चीजें समझता था, प्यार पर विश्वास करता था, सेक्स से नफरत। अब मुझे दोनों ही एक चीजें लगती हैं, और जाने कैसे अरुचि हो गई है इस जिंदगी से। तुम्हारी क्या राय है, बिन्ती? मेरी? अरे, हम बेपढ़े लिखे आदमी, हम क्या आपसे बात करेंगे? लेकिन एक बात है, ज्यादा पढ़ा लिखना अच्छा नहीं होता। क्यों? चंदर ने पूछा। पढ़ने लिखने से ही आप और दीदी जाने क्या क्या सोचते हैं। हमने देहात में देखा है कि वहां लड़कियां समझती हैं कि उन्हें क्या करना है, इसलिए कभी इन सब बातों पर अपना मन नहीं बिगाड़ती। बल्कि मैंने तो देखा है सभी शादी के बाद मोटी होकर आती हैं, और दीदी अब छोटी सी नहीं कि ऐसी उनकी तबीयत खराब हो जाए। यह सब मन में घुटने का नतीजा है। जब यह होना ही है तो क्यों दीदी दुखी होती हैं? उन्हें तो और मोटी होना चाहिए, बिन्ती बोली। इस समस्या का इतना सरल समाधान सुनकर चंदर को हंसी आ गई। अब तुम ससुराल जा रही हो, मोटी होकर आना। धत, आप तो मजाक करने लगे। लेकिन बिन्ती, तुम इस मामले में बड़ी विद्वान मालूम देती हो। अभी तक यह विद्वत्ता कहाँ छिपा रखी थी? नहीं, आप मजाक न बनाइए तो मैं सच बताऊं कि देहाती लड़कियां शहर की लड़कियों से ज्यादा होशियार होती हैं इन सब मामलों में। सच? चंदर ने पूछा। वह गांव की जिंदगी को बेहद निरीह समझता था। हाँ, और क्या। वहां इतना दुराव, इतना गोपन नहीं है। सभी कुछ उनके जीवन का उन्मुक्त है, और ब्याह के पहले ही वहां लड़कियां सब कुछ। अरे नहीं, चंदर ने बेहद ताज्जुब से कहा। लो, यकीन नहीं होता आपको? मुझे कैसे मालूम हुआ इतना? मैं आपसे कुछ नहीं छिपाती, वहां तो सब लोग इसे इतना स्वाभाविक समझते हैं जितना खाना पीना, हंसना बोलना। बस लड़कियां इस बात में सचेत रहती हैं कि किसी मुसीबत में न फंसे। चंदर चुपचाप बैठ चाय पीता रहा। आज तक वह जिंदगी को कितना पवित्र मानता रहा था, लेकिन जिंदगी कुछ और ही है। जिंदगी अब भी वह है जो सृष्टि के आरंभ में थी,
और दुनिया कितनी चालाक है, कितनी भुलावा देती है। अंदर से मन में जहर छिपाकर भी होठों पर कैसी अमृतमयी मुस्कान झलकाती रहती है। यह बिनती जो इतनी शांत, संयत और भोली लगती थी, इसमें भी सभी गुण भरे हैं। इस दुनिया में चंदर ने जिंदगी को परखने में कितना बड़ा धोखा खाया है। जिंदगी यह है मांसलता और प्यास और उसके साथ साथ अपने को छिपाने की कला। वह बैठा बैठा सोचता रहा। सहसा उसने पूछा, बिनती, तुम भी देहात में रही हो और सुधा भी। तुम लोगों की जिंदगी में वह सब कभी आया? बिनती क्षण भर चुप रही, फिर बोली, क्यों, क्या नफरत करोगे सुनकर? नहीं बिनती, जितनी नफरत और अरुचि दिल में आ गई है उससे ज्यादा आ सकती है भला। बताना चाहो तो बता दो। अब मैं जिंदगी को समझना चाहता हूँ। वास्तविकता के स्तर पर चंदर ने गंभीरता से पूछा। मैंने आपसे कुछ नहीं छिपाया, न अब छिपाऊंगी। पता नहीं क्यों दीदी से भी ज्यादा आप पर विश्वास जमता जा रहा है। सुधा दीदी की जिंदगी में तो यह सब नहीं आ पाया। वे बड़ी विचित्र सी थी, सबसे अलग रहती थी और पढ़ती और कमल के पोखरे में फूल तोड़ती थी, बस। मेरी जिंदगी में। चंदर ने चाय का प्याला खिसका दिया। जाने किस भाव से उसने बिनती के चेहरे की ओर देखा। वह शांत थी, निर्विकार थी और बिना किसी हिचक के कहती जा रही थी। चंदर चुप था। बिनती ने अपने पांवों से चंदर के पांवों की उंगलियां दबाते हुए पूछा, क्या सोच रही हैं आप? सुन रही हैं आप? जाने दो, मैं नहीं सुनूंगा। लेकिन तुम मुझ पर इतना विश्वास क्यों करती हो? चंदर ने पूछा। जाने क्यों? यहां आकर मैंने दीदी के साथ आपका व्यवहार देखा। फिर पम्मी वाली घटना हुई। मेरे तनमन में एक विचित्र सी श्रद्धा आपके लिए छा गई। जाने कैसी अरुचि मेरे मन में दुनिया के लिए थी, आपको देखकर मैं फिर स्वस्थ हो गई। ताज्जुब है, तुम्हारे मन की अरुचि दूर हो गई दुनिया के प्रति और मेरे मन की अरुचि बढ़ गई। कैसे अंतर्विरोध होते हैं मन की प्रतिक्रियाओं में। एक बात पूछूं, बिनती, तुम मेरे इतने समीप रही हो। सैकड़ों बार ऐसा हुआ होगा जो मेरे विषय में तुम्हारे मन में शंका पैदा कर देता। तुम सैकड़ों बार मेरे सिर को अपने वक्ष पर रखकर मुझे सांत्वना दे चुकी हो। तुम मुझे बहुत प्यारी हो, लेकिन तुम जानती हो मैं तुम्हें प्यार नहीं करता हूँ। फिर यह सब क्या है, क्यों है? बिनती चुप रही। पता नहीं क्यों है। मुझे इसमें कभी कोई पाप नहीं दिखा और कभी दिखा भी तो मन ने कहा कि आप इतने पवित्र हैं, आपका चरित्र इतना ऊंचा है कि मेरा पाप भी आपको छूकर पवित्र हो जाएगा। लेकिन बिनती, बस। बिनती ने चंदर को टोक कर कहा, इससे अधिक आप कुछ मत पूछिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ। चंदर चुप हो गया। चंदर जितना सुलझाने का प्रयास कर रहा था, चीजें उतनी ही उलझती जा रही थी। सुधा ने जिंदगी का एक पक्ष चंदर के सामने रखा था। बिनती उसे दूसरी दुनिया में खींच लाई। कौन सच है, कौन झूठ? वह किसका तिरस्कार करे, किसको स्वीकार करे? अगर सुधा गलती पर है तो चंदर का जिम्मा है। चंदर ने सुधा की हत्या की है, लेकिन कितनी भिन्न है दोनों बहनें। बिनती कितनी व्यावहारिक, कितनी यथार्थ, संयत और सुधा कितनी आदर्श, कितनी कल्पनामी, कितनी सूक्ष्म, कितनी ऊंची, कितनी सुकुमार और पवित्र। जीवन की समस्याओं के अंतर्विरोधों में जब आदमी दोनों पक्षों को समझ लेता है, तब उसके मन में एक ठहराव आ जाता है। वह भावना से ऊपर उठकर स्वच्छ बौद्धिक धरातल पर जिंदगी को समझने की कोशिश करने लगता है। चंदर अब भावना से हटकर जिंदगी को समझने की कोशिश करने लगा था। वह अब भावना से डरता था। भावना के तूफान में इतनी ठोकरें खाकर अब उसने बुद्धि की शरण ली थी और एक पलायनवादी की तरह भावना से भागकर बुद्धि की एकांगिता में छिप गया था। कभी भावुकता से नफरत करता था, अब वह भावना से ही नफरत करने लगा था। इस नफरत का भोग सुधा और बिनती दोनों को ही भुगतना पड़ा।
सुधा को उसने एक भी खत नहीं लिखा और बिंती से एक दिन भी ठीक से बातें नहीं की। जब भावना और सौंदर्य के उपासक को बुद्धि और वास्तविकता की ठेस लगती है, तब वह सहसा कटुता और व्यंग्य से उबल उठता है। इस वक्त चंदर का मन भी कुछ ऐसा ही हो गया था। जाने कितने जहरीले कांटे उसकी वाणी में उगाए थे, जिन्हें वह कभी भी किसी को चुभाने से बाज नहीं आता था। एक निर्मम निरपेक्षता से वह अपने जीवन की सीमा में आने वाले हर व्यक्ति को कटुता के जहर से अभिषिक्त करता चलता था। सुधा को वह कुछ लिख नहीं सकता था। पम्मी यहाँ थी नहीं, ले देकर बची अकेली बिंती जिसे इन जहरीले वाणों का शिकार होना पड़ रहा था। सितंबर बीत रहा था और अब वह गांव जाने की तैयारी कर रही थी। डॉक्टर साहब ने दिसंबर तक की छुट्टी ली थी और वे भी गांव जाने वाले थे। शादी के महीने भर पहले से उनका जाना जरूरी था। चंदर खुश नहीं था, नाराज नहीं था। एक स्वर्गभ्रष्ट देवदूत जिसे पिशाचों ने खरीद लिया हो, उन्हीं की तरह वह जिंदगी के सुख दुख को ठोकर मारता हुआ किनारे खड़ा सभी पर हंस रहा था। खास तौर से नारी पर उसके मन का सारा जहर बिखरने लगा था और उसमें उसे यह भी अक्सर ध्यान नहीं रहता था कि वह किससे क्या बात कर रहा है। बिंती सब कुछ चुपचाप सहती जा रही थी। बिंती को सुधा की तरह रोना नहीं आता था, न उसकी चंदर इतनी परवाह ही करता था जितनी सुधा की। दोनों में बातें भी बहुत कम होती थी, लेकिन बिंती मन ही मन दुखी थी। वह क्या करे? एक दिन उसने चंदर के पैर पकड़कर बहुत अनुनय से कहा, आपको यह क्या होता जा रहा है? अगर आप ऐसे ही करेंगे तो हम दीदी को लिख देंगे। चंदर बड़ी भयावनी हंसी, हंसा दीदी को क्या लिखोगी? मुझे अब उसकी परवाह नहीं। वह दिन गए बिंती, बहुत बन लिए हम। हाँ चंदर बाबू, आप लड़की होते तो समझते। सब समझता हूं मैं, कैसा दोहरा नाटक खेलती हैं लड़कियां। इधर अपराध करना, उधर मुखबिरी करना। बिंती चुप हो गई। एक दिन जब चंदर कॉलेज से आया तो उसके सिर में दर्द हो रहा था। वह आकर चुपचाप लेट गया। बिंती ने आकर पूछा तो बोला, क्यों मैं बतलाऊं कि क्या है, तुम मिटा दोगी? बिंती ने चंदर के सिर पर हाथ रखकर कहा, चंदर तुम्हें क्या होता जा रहा है? देखो कैसी हड्डियां निकल आई हैं इधर। इस तरह अपने को मिटाने से क्या फायदा? मिटाने से? चंदर उठकर बैठ गया, मैं मिटाऊंगा अपने को लड़कियों के लिए? छे, तुम लोग अपने को क्या समझती हो? क्या है तुम लोगों में सिवा एक नशीली मांसलता के? इसके लिए मैं अपने को मिटाऊंगा? बिंती ने चंदर को फिर लिटा दिया। इस तरह अपने को धोखा देने से क्या फायदा चंदर बाबू? मैं जानती हूं दीदी के न होने से आपकी जिंदगी में कितना बड़ा अभाव है, लेकिन दीदी के न होने पर क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब आप खूब समझते हैं। मैं जानती हूं दीदी होती तो आप इस तरह न मिटाते अपने को। मैं जानती हूं दीदी के लिए आपके मन में क्या था। बिंती ने सिर में तेल डालते हुए कहा। दीदी के लिए क्या था? चंदर हंसा, बड़ी विचित्र हंसी। दीदी के लिए मेरे मन में एक आदर्शवादी भावुकता थी जो अधकचरे मन की उपज थी। एक ऐसी भावना थी जिसके औचित्य पर ही मुझे विश्वास नहीं, वह एक सनक थी। सनक? बिंती थोड़ी देर तक चुपचाप सिर में तेल ठोंकती रही। फिर बोली, अपनी सांसों से बनाई देव मूर्ति पर इस तरह लात तो न मारिए, आपको शोभा नहीं देता। बिंती की आंख में आंसू आ गए। कितनी अभागी है दीदी। चंदर एकटक बिंती की ओर देखता रहा और फिर बोला, मैं अब पागल हो जाऊंगा बिंती। मैं आपको पागल नहीं होने दूंगी। मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। चंदर फिर हंसा, जाए आप। अब आप श्रीमती बिंती होने वाली हैं। आपका ब्याह होगा। मैं पागल हो रहा हूं, इससे क्या हुआ? इन सब बातों से दुनिया नहीं रुकती, शहनाइयां नहीं बंद होती, बंधनवार नहीं तोड़े जाते। मैं नहीं जाऊंगी चंदर, अभी तुम मुझे नहीं जानते। तुम्हारी इतनी ताड़ना और व्यंग्य सहकर भी तुम्हारे पास रही,
अब दुनिया भर की लांछना और व्यंग्य सहकर तुम्हारे पास रह सकती हूँ, बिंती ने तीखे स्वर में कहा। क्यों? तुम्हारे रहने से क्या होगा? तुम सुधा नहीं हो। तुम सुधा नहीं हो सकती। जो सुधा है मेरी जिंदगी में, वह कोई नहीं हो सकता। समझी? और मुझ पर एहसान मत जताओ। मैं मर जाऊं, मैं पागल हो जाऊं, किसी का साझा। क्यों तुम मुझ पर इतना अधिकार समझने लगी अपनी सेवा के बल पर? मैं इसकी रत्ती भर परवाह नहीं करता। जाओ यहां से। और उसने बिंती को धकेल दिया, तेल की शीशी उठाकर बाहर फेंक दी। बिंती रोती हुई चली गई। चंदर उठा और कपड़े पहनकर बाहर चल दिया। ये लड़कियां समझती हैं, एहसान कर रही हैं मुझ पर। बिंती के जाने की तैयारी हो गई थी और लिया दिया जाने वाला सारा सामान पैक हो रहा था। डॉक्टर साहब भी महीने भर की छुट्टी लेकर साथ जा रहे थे। उस दिन की घटना के बाद फिर बिंती चंदर से बिल्कुल ही नहीं बोली थी। चंदर भी कभी नहीं बोला। ये लोग कार पर जाने वाले थे। सारा सामान पीछे आगे लादा जाने वाला था। डॉक्टर साहब कार लेकर बाजार गए थे। चंदर उनका होल्डोल संभाल रहा था। बिंती आई और बोली, मैं आपसे बातें कर सकती हूँ? हाँ हाँ। तुम उस दिन की बात का बुरा मान गईं। अमूमन लड़कियां सच्ची बात का बुरा मान जाती हैं। बोलो, क्या बात है? चंदर ने इस तरह कहा जैसे कुछ हुआ ही न हो। बिंती की आंख में आंसू थे। चंदर, आज मैं जा रही हूँ। हाँ, यह तो मालूम है, उसी का इंतजाम कर रहा हूँ। पता नहीं मैंने क्या अपराध किया चंदर कि तुम्हारा स्नेह खो बैठी। ऐसा ही था चंदर, तो आते ही आते इतना स्नेह तुमने दिया ही क्यों था? मैं तुमसे कभी भी दीदी का स्थान नहीं मांग रही थी। तुमने मुझे गलत क्यों समझा? नहीं बिंती, मैं अब स्नेह इत्यादि पसंद नहीं करता हूँ। पूर्ण परिपक्व मनुष्य हूँ और ये सब भावनाएं अब अच्छी नहीं लगती मुझे। स्नेह वगैरह की दुनिया अब मुझे बड़ी उथली लगती है। तभी चंदर, इतने दिन मैंने रोते रोते बिताए, तुमने एक बार पूछा भी नहीं। जिंदगी में सिवा दीदी और तुम्हारे कौन था? तुमने मेरे आंसुओं की परवाह नहीं की। तुम्हें कसूर नहीं देती, कसूर मेरा ही होगा। चंदर, नहीं, कसूर की बात नहीं बिंती। औरतों के रोने की कहाँ तक परवाह की जाए? वे कुत्ते बिल्ली तक के लिए उतने ही दो खसे रोती हैं। खैर चंदर, ईश्वर करे तुम जीवन भर इतने मजबूत रहो। मैंने अगर कभी तुम्हारे लिए कुछ किया, वैसे किया भी क्या, लेकिन अगर कुछ भी किया तो सिर्फ इसलिए कि मेरे मन की जाने कितनी ममता तुमने जीत ली, या मैं हमेशा इस बात के लिए पागल रहती थी कि तुम्हें जरा सी भी ठेस न पहुंचे। मैं क्या कर डालूं तुम्हारे लिए? तुम्हारे व्यक्तित्व ने मुझे जादू में बांध लिया था। तुम मुझसे कुछ भी करने के लिए कहते तो मैं हिचक नहीं सकती थी, लेकिन खैर, तुम्हें मेरी जरूरत नहीं थी। तुम पर भार हो उठती थी मैंने अपने को खींच लिया। अब कभी तुम्हारे जीवन में आने का साहस नहीं करूंगी। यह भी कैसे कहूं कि कभी तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। मैं जानती हूं कि तुम्हारे तूफानी व्यक्तित्व के सामने मैं बहुत तुच्छ हूं, तिनके से भी तुच्छ। लेकिन आज जा रही हूं, अब कभी यहां आने का साहस न करूंगी। लेकिन क्या चलते वक्त आशीर्वाद भी न दोगे? कुछ आगे का रास्ता न बताओगे? बिंती ने झुककर चंदर के पैर पकड़ लिए और सिसक कर रोने लगी। चंदर ने बिंती को उठाया और पास की कुर्सी पर बिठा दिया और सिर पर हाथ रखकर बोला, आशीर्वाद देवताओं से मांगा जाता है। मैं अब प्रेत हो चुका हूँ बिंती। चंदर अब एकांत चाहता था और वह चंदर को मिल गया था। पूरा घर खाली, एक महराजिन, माली और नौकर, और सारे घर में सिर्फ सन्नाटा और उस सन्नाटे का प्रेत चंदर। चंदर चाहे जितना टूट जाए, चाहे जितना बिखर जाए, लेकिन चंदर हारने वाला नहीं था। वह हार भी जाए लेकिन हार स्वीकार करना उसे नहीं आता था। उसके मन में अब सन्नाटा था। अपने मन के पूजागृह में स्थापित सुधा की पावन
प्रांजल देव मूर्ति को उसने कठोरता से उठाकर बाहर फेंक दिया था। मंदिर की मूर्ति में पवित्रता बिंती को अपमानित कर दिया था और मंदिर के पूजा उपकरणों को, अपने जीवन के आदर्शों और मानदंडों को उसने चूर चूर कर डाला था और बुच्छिकन विजेता की तरह क्रूरता से हंसते हुए मंदिर के भग्नावशेषों पर कदम रखकर चल रहा था। उसका मन टूटा हुआ खंडहर था जिसके उजाड़ बेछत कमरों में चमगादड़ बसेरा करते हैं और जिसके ध्वंसावशेषों पर गिरगिट पहरा देते हैं। काश कि कोई उन खंडहरों की ईंटें उलटकर देखता तो हर पत्थर के नीचे पूजा मंत्र सिसकते हुए मिलते, हर धूल की परत में घंटियों की बेहोश ध्वनियां मिलती, हर कदम पर मुरझाए हुए पूजा के फूल मिलते और हर शाम सवेरे भग्न देव मूर्ति का करुण रुदन दीवारों पर सिर पटकता हुआ मिलता। लेकिन चंदर ऐसा वैसा दुश्मन नहीं था। उसने मंदिर को चूर चूर कर उस पर अपने गर्व का पहरा लगा दिया था कि कभी भी कोई उस पर खंडहर के अवशेष कुरेद कर पुराने विश्वास, पुरानी अनुभूतियां, पुरानी पूजाएं फिर से न जगा दे। बुच्छिकन तो मंदिर तोड़े के बाद सारा शहर जला देता है ताकि शहर वाले फिर उस मंदिर को न बना पाए, ऐसा था चंदर। अपने मन को सुनसान कर लेने के बाद उसने अपनी जिंदगी, अपना रहन-सहन, अपना मकान और अपना वातावरण भी सुनसान कर लिया था। अघन आ गया था, लेकिन उसके चारों ओर जेठ की दोपहरी से भी भयानक सन्नाटा था। बिंती जब से गई उसने कोई खत नहीं भेजा था। सुधा के भी पत्र बंद हो चुके थे। पम्मी के 2 खत आए। पम्मी आजकल दिल्ली घूम रही थी, लेकिन चंदर ने पम्मी को कोई जवाब नहीं दिया। अकेला, अकेला, बिल्कुल अकेला, सहारा मरुस्थल की नीरस भयावनी शांति, और वह भी जब तक कि कांपता हुआ लाल सूरज बालों के क्षितिज पर अपनी आखिरी सांसें तोड़ रहा हो और बालों के टीलों की अधमरी छायाएं लहरदार बालों पर धीरे धीरे रेंग रही हों। बिंती के ब्याह को 15 दिन रह गए थे कि सुधा का एक पत्र आया। मेरे देवता, मेरे नयन, मेरे पंथ, मेरे प्रकाश। आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कर ले। हम जल्द लौटेंगे। धन्यवाद।